अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गूंज। खैबर पख्तूनख्वा के हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी उस उम्मीद से कम थी जो उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि खान साहब कहते हैं कि 10 साल का मैंडेट दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन ये अवाम का मैंडेट है और अवाम जब चाहे इसे रद्द भी कर सकती है, वापस भी ले सकती है। शायद यही हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन खान साहब कहते हैं कि जिस तरह टिकट बांटे गए हैं उस पर प्रॉब्लम है। और अब उन्होंने साथ साथ ये अनाउंस कर दिया है कि पंजाब में वो तमाम कारकर्दगी जो है बल्दियाती इंतखाबात की वो खुद मॉनिटर करेंगे और ख़ुद ही करेंगे। याद है कि खान साहब ने जब भी नोटिस लिया कीमतें ऊपर गई हैं और पहले इल्ज़ाम धरा अपोजिशन पे कि अपोजिशन करती है, गलत धांधली करती है, वोट रिगिंग होती है, फिर इल्ज़ाम धर दिया अपने पार्टी होल्डर्स पे कि उन्होंने टिकट सही नहीं बांटे। और अब अगर खान साहब खुद कारकर्दगी करते हैं, उसके बाद अगर डिसअपॉइंटमेंट होती है तो फिर इल्ज़ाम किसको दीजिएगा? ये सवाल बहुत अहम है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने आज जरदारी साहब के हवाले से कहा है कि जरदारी साहब ने आज बड़ा बुलंदबान कहा है कि अब वो पार्लियामेंट में डट कर मुकाबला करेंगे। पूछना यह था कि डट कर मुकाबला अब करेंगे तो पहले क्या कर रहे थे? और लाहौर में खैमे लगाने की बात करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब शायद सोबत का असर है, अच्छी खासी मौजू गुफ्तगू करते करते आज जो उन्होंने बात की है सुनने से मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब की सोबत का असर हो। सुन लीजिए ज़रा। हमारा मुकाबला जो है वो बोनों के साथ है। जरदारी साहब बात कर रहे थे, जब आपने अदालत जाना होता है आप व्हील चेयर मंगवा लेते हैं, जब आपको जेल का पता होता है आप स्पेशल वो जो माजूरों की गाड़ियां होती हैं उस पर आते जाते हैं। जो ही आपको जमानत मिलती है, आपको सांस मिलता है, आप अपने कद से बड़ी बढ़के मारना शुरू कर देते हैं। देखिए, उन्होंने कहा मैं खैमे लगा लूंगा बाहर, आपके लोग ही इतने आने हैं कि एक दो खैमों में ही पूरे हो जाएंगे। हालत आपने पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी जो है उसकी ये कर दी है, इतनी बड़ी जो जमात है उसकी हालत ये कर दी है कि आज पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में उम्मीदवार नहीं है। ये जो बड़ी लीडरशिप है उनकी आज जो टीवियों पे सिर्फ ये जो पार्टियां हैं ये सिर्फ टीवियों की वजह से अब आजकल जिंदा है। अगर टीवियां अगर इनकी टीवी कवरेज बंद कर दें 2-4 दिन तो ये तो वैसे ही फारूक हो जाए। इनकी ग्राउंड पे तो ये है ही नहीं कोई। याद रहे कि फवाद चौधरी साहब खुद कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे हैं और क्या इस तरह की गुफ्तगू उनको करनी चाहिए थी। खैर, ये तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शेवा बन गया है, वो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। गंडापुर साहब के अल्फाजों की भी बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि कहा जाता है कि पख्तूनख्वा के कल्चर के हिसाब से उनकी जो ज़बान थी मौलाना साहब के लिए वो ठीक नहीं थी और इसलिए भी उनको वोट नहीं पड़े। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ पंजाब इंतखाबात का जो दूसरा फेज़ है वो 16 जनवरी को होना है। तो अब तक जो टिकटें बांट दी गई हैं क्या वो वापस ली जाएंगी, क्या उनमें रद्द-ओ-बदल मुमकिन है? इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जी बहुत अच्छा पैनल है। बैरिस्टर सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अली बलोच साहब हैं, हसन मुर्तज़ा साहब हैं और हमें सेनेटर शकूर भी ज्वाइन करेंगे JUIFA से। लेकिन सबसे पहले मैं बैरिस्टर सैफ आपके पास आऊँगी। आप एडवाइज़र हैं टू CM खैबर पख्तूनख्वा। आप ये फरमा दीजिएगा कि आप कहते हैं ये टिकटों का मसला है, ये टिकटों का मसला है या वोटों का मसला है? सर नहीं, मैं समझता हूँ कि ये पहले टिकटों का मसला था और उसका असर जो है वो वोटों पे पड़ा। टिकटों में कुछ हलकों में वोट जो है उम्मीदवार उनकी सिलेक्शन में और एलोकेशन और अवार्ड ऑफ टिकट्स में जो है कुछ नाराजगियां पैदा हुई, जिसकी वजह से पार्टी कारकुनों में मायूसी फैली और कुछ लोग जो है वो पार्टी ही के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े हो गए, जिसकी वजह से असर वोटों पे पड़ा और वोट जो है वो डिवाइड हो गए, तकसीम हो गए और इसी तरह हमने कुछ सीटें लूज की। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एक प्रोसेस में जब कहीं गलती होती है तो उसकी जो रियलाइजेशन है वो किसी और शक्ल में आ जाती है, जो तहरीक इंसाफ को इस नतीजे की शक्ल में सामने आई। सैफ साहब ये बता दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि शाह फरमान साहब और अली अमीन गंडापुर साहब ने टिकटें बांटी हैं, तो क्या आप नाम लेकर उन लोगों को मतलब आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि आप अगर कह रहे हैं कि गलती हुई है तो गलती किससे हुई है? फिर जो गलती करने वालों को भी तो निशानदेही करनी पड़ेगी ना उनकी। तो क्या शाह फरमान साहब से गलती हुई है, गंडापुर साहब से गलती हुई है, और क्या ये टिकटों के रद्दोबदल अब मुमकिन है? अब जिनको दे दी गई हैं 16 जनवरी के लिए, क्या अब चेंज हो सकती हैं टिकटें जो बन गई हैं? नहीं, मेरे ख्याल में थोड़ी सी मैं जरा इस बात की वजाहत कर दूं कि जो टिकटों की तकसीम में जैसे मैंने कहा नाराजगी का अंसर आ गया था और लोग नाराज हो गए थे अपने उम्मीदवारान को जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, तवक्को कर रहे थे कि वो मेरिट पर हैं और उनको टिकट मिलना चाहिए। जब उनको ना मिला तो पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन एक बात जहन में रखें कि ये जो इलेक्शन था ये सिर्फ 17 अजला में था, अभी 18 अजला सूबे के और बाकी हैं सेकंड फेज में। लेकिन उस सेकंड फेज के लिए अभी तक टिकटों की तकसीम का अमल शुरू नहीं हुआ, वो इट इज येट टू बी डन।
لیکن چونکہ پہلے مرحلے میں یہ سیٹ بیک ہوا اور شکایات جو ہیں وہ اعلیٰ قیادت تک پہنچی تو وزیر اعظم صاحب نے بھی اور وزیر اعلیٰ پختونخوا خیبر پختونخوا محمود خان صاحب نے بھی اس کا اب جو پروسیس ہے اس کی نگرانی خود اپنے کنٹرول میں لے کر اور اپنی سپرویژن میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ کریں گے. اور اب جو پارٹی کا طریقہ کار ہے یا ہونا چاہیے جس کو فالو نہیں کیا گیا پہلے مرحلے میں یا وائلیشنز ہوئی اس کو اس بار جو ہے انشور کیا جائے گا کہ طریقہ کار کے تحت اور میرٹ پہ ٹکٹ ہے. اچھا میرٹ پر ٹکٹ کی بات آپ کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں سیف صاحب یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آئیڈینٹیز جو بیسکلی جو نان اینٹیز ہیں جو آپ کے اضلاع میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹکٹ ہولڈرز ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی فیس بنتے ہیں لیکن اصل فیس تو خان صاحب ہے نا ووٹ تو خان صاحب کو پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو پڑتا ہے. تو کیا مطلب جو ان لوگوں میں اگر تھوڑی سی نشاندہی اگر ہم کر لیں تو ووٹ تو خان صاحب کا ہے تو یہ اتنے سارے مطلب ایک انسان کے اوپر اتنے ووٹ تبدیل ہو جاتے ہیں کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا کلیش ہو گیا ہو؟ جی مجھے خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تاکہ مجھے وضاحت کرنے کا موقع ملے اور میں آپ کے سامنے سچویشن کلیئرلی رکھ سکوں. دیکھیں بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ تحریک انصاف کو جو ووٹ ملتا ہے وہ عمران خان صاحب کو ملتا ہے اور عمران خان صاحب ہی کا کیرزما اور مقبولیت ہے جو ووٹر ان کو ووٹ دیتا ہے. اب اگر میں اس پہ بات کروں تو خان صاحب کی مقبولیت کو میں آج بھی انٹیکٹ اس لیے کہوں گا کے پی کی حد تک میں بات کرنے کا مجاز ہوں اس لیے میں اپنے ہی صوبے کی بات کروں گا کہ وہاں پر اگر آج بھی آپ ووٹوں کی مجموعی تعداد جو اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق پی ٹی آئی کو پڑے ہیں وہ 8,46,000 اور سم تھنگ ہے. اسی طرح جو جے یو آئی کو پڑے ہیں وہ تقریباً 8,32,000 کے آس پاس ہیں لیکن یہ فگر ابھی چینج ہوگی کیونکہ آگے ابھی کچھ حلقوں کے الیکشن رزلٹ باقی کل تک فائنلائز ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجموعی طور پر پی ٹی آئی کو آج بھی دیگر پارٹیوں سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو ووٹ نہیں پڑے جن کی وجہ سے جن حلقوں میں ہم نے الیکشن ہارا میں سیٹوں کی بات لیکن دس واز ریلیٹڈ ٹو دا نمبر آف ووٹس پولڈ ان فیور آف پی ٹی آئی. اب میں بات کر رہا ہوں نمبر آف سیٹس ون ایز اے ریزلٹ آف دیز ووٹس اس میں ڈیفینیٹلی کمی آئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسے میں نے کہا پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے تھے. اب میں آپ کو ایک مثال سے صرف یہ بات واضح کرتا ہوں مثالیں اور بھی ہیں لیکن میں ایک وداؤٹ ویسٹنگ یور ٹائم آئی جسٹ گیو یو ون ایگزامپل. کوہاٹ کی سیٹ ہم ہارے ہیں. اب ہم کیوں ہارے ہیں کہ ہمارا جو امیدوار تھا جس کو ٹکٹ ملا تھا اس نے 15,000 ووٹ لیے. ہمارا ہی بندہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا جو ناراض ہو گیا تھا ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے اور کھڑا ہوا اس کو تقریباً 25,000 ووٹ ملے. جو دوسری پارٹی کا امیدوار جیتا ہے اس کو 34,000 ووٹ ملے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر یہ غلط فیصلہ نہ ہوتا یا پارٹی کی ناراضگی نہ ہوتی تو ہمارے امیدوار کو اگر ایک بندہ ہوتا اس کو 40,000 ووٹ ملتے 25 اور اگر 15 کو آپ جوائن کریں تو 40 بنتے ہیں. میرا کہنے کا یہ مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کو ووٹ اپنا ملا ہے. پارٹی کا جو ووٹر ہے میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں اور ایکٹیوسٹ کی بات کر رہا ہوں اس کو نقصان پارٹی کے ووٹوں کی تقسیم سے سیٹوں کی شکل میں ہوا ہے. ووٹ ہمارا اتنا ہی پڑا ہے لیکن اب جو یہ غلطی ہوئی ہے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں یہ پارٹی کے لیے ایک سیٹ بیک بھی ہے لیکن اٹس اے ویک اپ کال ایز ویل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ویک اپ کال کو پارٹی ہیز ہیڈڈ دیٹ and it has taken notice and cognizance of this. اور اب آئندہ آنے والے الیکشن میں we will reform our procedure and انشاءاللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بارسٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آل دا بیسٹ فار یو اینڈ یور سیکنڈ فیز الیکشنز آف کے پی اور بہت بہت شکریہ آپ کا. ہم چلیں گے اپنے باقی مہمانوں کی طرف کے پاس آؤں گی. سر پہلے ٹیم اچھی نہیں ملی پھر ٹکٹ بانٹنے والے اچھے نہیں ملے پھر ووٹر اچھے نہیں ملے تو اب کیا اچھا چاہیے؟ علی بلوچ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ذرا فرما دیجیے گا کہ یہ کیا ہوا ہے جے یو آئی فے کو اتنی کامیابی اور پی ٹی آئی کے لیے اتنا بڑا سیٹ بیک. آپ بیرسٹر سیف صاحب کی بات سے اگری کریں گے کہ انڈیپینڈنٹ خان صاحب کے فیس سے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں کہ ان کو ووٹ نہیں پڑتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ثنا بالکل بیرسٹر صاحب نے جو باتیں کی اور آپ کے جو سوالات تھے وہ میں نے دونوں چیزیں سنی. دیکھیں بیرسٹر صاحب تو بالکل وہ مطلب ہے کہ اس طرح سے گئے ہیں کہ جس طرح سے پی ٹی آئی کی بس چھوٹی موٹی سی ناکامی ہوئی ہے اور وہ مطلب ہے کہ
بائی اینڈ لارج تو مطلب ہے کہ ان کی کوئی مینجمنٹ کا فالٹ تھا، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو اس وقت ملک میں حالات ہیں، جو کہ جس نہج پر مہنگائی پہنچ چکی ہے، جس نہج پر اس حکومت کی کرپشن پہنچ چکی ہے، جو ان پر ایک مہر ثبت ہو چکی ہے، اور بالخصوص وہ جو ڈسکا کے الیکشن میں ہوئی تھی کہ یہ ووٹ چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے، ان تمام وجوہات کی وجہ سے عوام نے اپنے ووٹ کے ذریعے ان کا بھرکس نکال دیا ہے اور ان کو بتا دیا ہے کہ آپ کی اصل گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے۔ جو کوہاٹ کی یہ مثال دے رہے تھے بھائی، وہ جو 25,000 آزاد امیدوار کو ووٹ پڑا ہے وہ آپ کے خلاف پڑا ہے، لوگوں نے آپ کی کرپشن کے خلاف ووٹ کیا ہے، لوگوں نے اس مہنگائی کے خلاف ووٹ کیا ہے، لوگوں نے مطلب ہے کہ آپ کے جھوٹے مینڈیٹ کے خلاف ایک ووٹ دیا ہے کہ آپ کو آئینہ دکھائیں کہ اصل حقیقت آپ کی کیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہ تو نعرہ لگاتے تھے کہ ہم تو مطلب ہے کہ موروثی سیاست پر یقین نہیں رکھتے، تو آج آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے سارے جو وزیروں کے چاچے مامے تھے ان کو ٹکٹ دے دیے، ان کے بیٹوں کو، ان کے بھائیوں کو دے دیے، تو وہ ان کا نعرہ کدھر گیا؟ جو مطلب ہے کہ جو جن لوگوں کو انہوں نے نمائندگی دی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جن چند سیٹوں پر جیتے ہیں، اگر آپ ان کو اینالائز کریں سنا، تو وہ تو بڑی چھوٹی چھوٹی تحصیلیں ہیں۔ بلوچ صاحب، لیکن آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیٹ بیک ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیٹ بیک ہے؟ کیا یہ خان صاحب کے لیے ویک اپ کال ہے کہ مطلب عوام ان کو مسترد بھی کر سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو وہ چاہیں وہی ہو؟ نہیں، یہ خان صاحب کے لیے ویک اپ کال نہیں ہے۔ ویک اپ کال تو ان کے لیے اس وقت بھی تھی جب ان کو بیساکھیوں کا سہارا لینا پڑا 2018 کی حکومت بنانے کے لیے۔ ویک اپ کال تو ان کے پاس اس وقت تھی کہ جب انہوں نے ڈسکا کا الیکشن چراتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ ویک اپ کال ان کے لیے اس وقت بھی تھی جب پرویز خٹک کے حلقے سے ان کو شکست فاش ہوئی تھی۔ یہ ویک اپ کال نہیں ہے، یہ فائنل اینڈ لاسٹ کال تھی کہ آپ فارغ ہو۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، میں آپ کے پاس آؤں گی کیونکہ آپ لوگوں کی بڑی اچھی کارکردگی رہی کے پی میں، آپ کے بہت سارے جو الیکٹیوز ہیں وہ میئرز کے پوزیشن پہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ مفتی صاحب یہ فرما دیجیے گا کہ آج فیوچر کی بات کر رہے تھے وفات چودھری صاحب کے، شریف صاحب اب لندن میں ہی مقیم رہیں گے اور زرداری صاحب دبئی چلے جائیں گے اور وہیں پر قیام کریں گے تا حیات، مگر فضل الرحمان صاحب کے فیوچر کی بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے الیکشن نیوٹرل تھے اور مولانا صاحب کے اوپر ان کو ابھی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ثنا اللہ خیر فرمائے، جی اس حکومت نے وہ کارنامے سر انجام دیے جو میرے خیال میں تاریخ میں کسی نے اس قسم کے تاریخی کارنامے سر انجام نہیں دیے۔ وہ جو کچھ کنٹینر پر کہتے تھے اس کے برعکس انہوں نے ہمارے خیبر پختونخوا میں انہوں نے 9 سال کی تقریباً ان کے 9 سال تقریباً پورا ہونے والے ہیں۔ رائٹ جی۔ یہاں انہوں نے جو کرپشن کا بازار گرم کیا ہے اور کلاس 4 کی نوکری کی 5-6 لاکھ کی جو قیمت لگائی ہے، اور یہ خاص کر یہ فاٹا مظلوم ترین خطہ ہے، پریشن زدہ علاقہ ہے، دہشت زدہ علاقہ ہے، آئی ڈی پیز، اب تک لوگ آئی ڈی پیز ہے بہت سے علاقوں میں، اور ان کے لیے جو پیسے پاک فوج وغیرہ نے بھی دیے تھے اور مرکز نے بھی دیے تھے، سب کچھ ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اور ہم طلب کر لیے، اور ان کے اسکیم باقاعدہ 15, 20, 25, 10% پر فروخت کر رہے ہیں۔ اور یہاں جو عوام ہے ان کے تمام ان کے کرتوت ان پر واضح ہو گئے۔ جو بھی ناجائز کام اگر کوئی چاہے اور ان کو پیسے دے تو وہ فوراً وہ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ مہنگائی کا طوفان تو پورے پاکستان میں ہے۔ سر اتنی صاف پارٹی ہے، صاف چلی، شفاف چلی۔ شکور صاحب، مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں آپ؟ کرپشن کیسے ہو سکتی ہے؟ خان صاحب آنسٹ آدمی ہے، ان کی ٹیم آنسٹ ہے۔ قیامت کی نشانی ہے خان کے آپ کے ساتھ جتنے پاکستان میں پارٹیاں ہیں، ان پارٹیوں میں جتنے چور تھے ان کے ٹیم میں اکٹھے ہو گئے، ان کے چھتری تلے وہ زمزم پر انہوں نے نہلا کر صاف اور شفاف بنائے۔ تو یہ پرویز مشرف کے زمانے کے ڈاکو بھی ان کے ساتھ ہے، اور خود جو ان کو ڈاکو کہتے تھے، میں نہیں ان کو ڈاکو کہتا، میں سیاسی آدمی ہوں، جو خود ان کو ڈاکو کہتے تھے، قاتل کہتے تھے،
उन सबको अपने साथ मिलाए। मुफ्ती साहब, लेकिन JUIFA की जीत में क्या सीक्रेट क्या है इस जीत की? मतलब क्या राज है जो एकदम से JUIFA हमें नजर आ रहा है कि वोट ले रही है? क्या इंडिपेंडेंट इलेक्शन थे सर? जी, बुनियादी राज तो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की जानदार क़ियादत और ये करप्ट हुकूमत, जाली हुकूमत, सेलेक्ट हुकूमत के खिलाफ जो बेहतरीन बयानिया है, कौम की नुमाइंदगी आजकल पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ही कर रहे हैं। और दुनिया भी जानती है, पाकिस्तानी अवाम सब यही कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान आजकल वाहिद सहारा है। तो मौलाना फजलुर रहमान के बयानिया की वजह से और जमीयत उलमा इस्लाम के उन लोगों की वजह से कि करप्शन से पाक है और पाकिस्तान में शदीद तरीन हिज़्ब इख्तिलाफ का किरदार भी अदा कर रहे हैं। और अब तक वो मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो गालियां देते थे डीजल वगैरह के हवाले से, वो मौलाना फजलुर रहमान सफेद बात की तरह यहाँ जो है पाकिस्तान में आजादाना तौर पर जो है चक्रे लगाते हैं और उनकी तरफ वो देख नहीं सकते, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान पाक सियासतदान है। ठीक है मुफ्ती साहब, मैं आपको यहाँ रोकूंगी, मुझे हसन साहब का एक कमेंट ले लेनी चाहिए। हसन साहब सॉरी, आप कहेंगे मैं आपके पास कम वक्त के साथ आई हूँ, लेकिन मुझे वक्फा लेना, लेकिन मैं चाहती हूँ आपकी बात जरूर आ जाए, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान अगर वाहिद एक ऑपोजिशन के रहनुमा नजर आए हैं, तो क्या आज जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब जो तहरीकें चलाने की बात कर रहे हैं, क्या उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं कि अब हमें भी अब ऑपोजिशन करनी चाहिए, जो डट के मुकाबला करने वाली बात हो रही है? देखिए जी, मैं सना सबसे पहले तो मैं मुफ्ती साहब को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने केपी के अंदर बड़ी अच्छी पोजीशन पे इस वक्त फरमाए। जी जी, क्या कह रहे हैं? जी शुक्रिया कह रहे हैं, जज़ाकल्लाह कह रहे हैं। जी मेहरबानी जी। दूसरी बात ये है, जो आपका सवाल था कि उन्होंने मौलाना साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है जी कि वो एक सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान में और उनका एक सियासी मुकाम है, कद है, कोई उस पर भी दो राय नहीं है। और उलमाए दीन वैसे ही काबिल एहतराम होते हैं, उनका एहतराम भी होना चाहिए जी। और मैं समझता हूँ जो भी आपकी डिबेट चल रही थी और आप वजूहात भी पूछ रही थी और मुख्तलिफ आरा आई उसके सामने, मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये PTI का जो बयानिया है, जो अंदाजे बयां है उनका, जो अंदाजे गुफ्तगू है मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के मुतल्लिक, वो चाहे जरदारी साहब हो, चाहे मियां नवाज शरीफ साहब हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, तो जिन अलकाबात के साथ और जिन नामों के साथ उनको पुकारा जाता है, लोग बेशक सपोर्टर्स भी हों, वो उसे अच्छा महसूस नहीं करते। PTI में भी तो कई लोग हैं जिनके पास अपना दिमाग भी है, जिनके पास अकल भी है, शऊर भी है। वोट ही बेचारों ने एक गलती की है ना PTI को देने वाली, और हम ये समझते हैं कि उनमें से अक्सरियत लोग बेचारे गुमराह होकर उनकी तरफ गए थे, वो खुशी से नहीं गए थे। जिस तरह सब्ज बाग दिखाए गए कि हम नौकरियां देंगे, हम घर देंगे, हम चोर पकड़ लेंगे, हम बाहर से पैसा ले आएंगे, हम कर्ज नहीं लेंगे, तो ये सारी वो चीजें थी जो पाकिस्तानी कौम को बड़ा इंतजार था। और मैं समझता हूँ कि इस मायूसी, जो ये मायूसी है, ये खुदा न खास्ता कोई अलमिया ना हो जाए, ये लोग इस सिस्टम से बेजार ना हो जाए। खान साहब ने सिर्फ कोई एक किसी सियासी रहनुमा के साथ ये नहीं किया, उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, इस कौम के साथ किया है, और लोगों का एतमाद उठता जा रहा है। ठीक है हसन साहब, मुझे आपको यहाँ रोकने का मौका दीजिएगा, सॉरी मुझे वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वापस आएंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा है कि ऑपोजिशन खड़ी हुई, अगर हम टीवी वाले और सहाफ़ी अगर उनको कवरेज देना बंद कर दें, 3-4 दिन उनकी टीवियां बंद हो जाएंगी तो इनका भी दम निकल जाएगा। इज ही हिंटिंग एट अ मीडिया ब्लैकआउट एंड शुड ही डू दैट एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर? इस पर भी बात करेंगे जी इस वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू गूंज। हमारे साथ मौजूद हैं अली बलोच साहब नून लीग से, हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और मुफ्ती शकूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं JUIFA से। हम गुफ्तगू वहीं से जोड़ेंगे जहां से हमने इसका सिलसिला तोड़ा था। मैं आपके पास आऊँगी हसन साहब, क्योंकि आपको मैंने मौका भी कम दिया ब्रेक से पहले, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने जो आज बात की है कि जरदारी साहब दुबई चले जाएंगे, नवाज शरीफ साहब लंदन में ही मुकीम रहेंगे, सबका फ्यूचर उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया है, और दूसरा वो कह रहे हैं कि टीवियाँ आप लोगों की बंद हो जाएँ, उनके अल्फाज टीवियाँ हैं, तो आप लोगों की ऑपोजिशन में तो कोई दम ही नहीं है और लीडर्स में कोई दम ही नहीं है, 4 दिन में ख़त्म हो जाएगी कहानी। सर ये मीडिया ब्लैकआउट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मीडिया भी आप लोगों की कवरेज छोड़ दे, मतलब 2-3 चैनल्स तो इन्होंने अपने
पास रख ही लिए हैं, क्या बाकी को भी देखना पड़ेगा? देखिए सना, जहां तक ताल्लुक है हमारे जाने का, जी। तो हम तो पाकिस्तान में ही हैं, पाकिस्तान में मरेंगे, पाकिस्तान में जिएंगे। हमारी तो तारीख गवाह है कि हम फांसियां कबूल करते रहे, लेकिन हमने कोई सौदेबाजी नहीं की, ना हम कहीं गए हैं। जहां तक ताल्लुक है मीडिया का, तो मैं समझता हूं कि ये आप लोगों की मेहरबानी थी जो आज पूरी कौम अजाब भुगत रही है, पूरी सियासी जमातें अजाब भुगत रही हैं। मीडिया ही हर रोज प्राइम टाइम में चाय की प्याली में एक तूफान मचा होता था। कभी आपने इनका खाली कुर्सियां नहीं दिखाई थी, सिर्फ कंटेनर दिखाते थे और ये खड़े होकर पूरी कौम को गालियां सर देते उल्टी थे। गिनती भूल गए आप, उल्टी गिनती भी चली थी। जी, वो सारा कुछ हमें याद है जी। और मैं समझता हूँ कि ये ब्लैकआउट तो बड़ी मामूली सी बात है इनके लिए। इन्होंने तो सीनियर सहाफियों को भरे मजमे के अंदर थप्पड़ तक मारे हैं, इन्होंने गाली गलौज की है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने 3-5 साल अपने इक्तदार के दौर में हर रोज मीडिया की तनकीद भी बर्दाश्त की और कभी उफ तक नहीं की। आज भी जो हमारे साथ होता है सिंध हसन साहब हुकूमत के इतने हवाले सादा से, भी ना बने, आप लोगों का भी हम, मुझे याद है जो आप लोगों ने ब्लैकआउट किया एक चैनल को 5 साल, वो भी मत भूलें। सबर आप लोगों का भी कम है सर। नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है जी। हमने चले आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन हम ये कम बुरे जरूर होंगे जी। चलें। ये आपको भी मानना पड़ेगा। हमने हमने काफी कुछ हमारा आप लोग हरावल दस्ता रहे हैं हर वाली जमहूरियत की तहरीक में, हर जी। आमरीत के खिलाफ आप हमारे साथ साथ रहे हैं। राइट। सारे जो साथी हैं हम उन्हें कदर की निगाह से देखते हैं। मैं ये बातें सिर्फ जो करता हूँ ना, मैं मीडिया हाउसेस के मालकान के हवाले से, मैं सेठों के बारे में कहता हूँ। मैं सहाफत के या सहाफी के तो बारे में ये सोच तो भी नहीं फवाद सकता चौधरी साहब का पाकिस्तान जवाब दे दे। में। फवाद चौधरी साहब जो कह रहे हैं कि आप लोग टीवियां आप उनकी मोहताज हैं, तो जरा बता दें फवाद चौधरी साहब को सच क्या है। फवाद चौधरी साहब की जबान में बोल नहीं सकता, ये मेरे घर की परवरिश ने मुझे सिखाया सर है। शुक्र मेरी है सर। पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है जी। ये वो है। मैं उन वाली जबान इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन जिस कौम को वो छेड़ रहे हैं ना, वो चाहे सहाफी हो चाहे वो सियासतदान हो, वो इनको निशाने इबरत बना देंगे। मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। और उनका तो अपना वो सियासी यतीम है, उनका तो अपना घर कोई नहीं, अपना ठिकाना कोई नहीं। ठीक। कभी वो किसी की गाड़ी में होते हैं, कभी किसी की लारी में होते हैं। उनको क्या जवाब दिया जाए जी। ठीक है, ये तो सियासी यतीम है, उनके बारे में मैं चलें ठीक है, कुछ ओके, कहूंगा लेट्स नॉट नहीं। टॉक अबाउट इट। ठीक है, लेकिन मुफ्ती जो साहब मैं आपके पास, केपीके के ठीक है अंदर हुआ है वो जी, इनकी जबान का नतीजा है, ये जरूर सही कहूंगा। सही। मुफ्ती साहब मुझे फरमा दीजिएगा कि ये जो बार बार बात की जाती है कि सौदा बेचा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, वही सौदा जो पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा गया अब नून लीग को बेचा जा रहा है, पसे पर्दा कुछ मतलब मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जरदारी साहब ने भी कहा है कि मुझसे रब्ता किया, लेकिन मैंने कहा है कि पहले खान साहब से जान छुड़ाएं फिर बात करें। तो ये तमाम तर चीज़ें सर कोई और ऑपरेट कर रहा है या वाकई अवाम ने रद्द कर दिया है और कोई अंपायर की थर्ड उंगली नहीं उठ रही, कोई न्यूट्रल है सारा कुछ मामला? आप बताइएगा क्या आप देख रहे हैं। देखो, बाज बातें अफवाहें भी होती है, हकायक से उनका कोई ताल्लुक भी नहीं होता जी। मैं तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग तो हमारे हिस्ब इख्तिलाफ के बाई है, उसके बारे में मैं क्या कह दूं। उनके नुमाइंदे खुद मौजूद होते हैं। मैं पीटीआई के बारे में इतना समझता हूं कि ये बड़े मक्कार किस्म के लोग हैं और खुद उनमें कोई चलने की कोई सकत नहीं, सलाहियत नहीं, हमेशा बेसाखियों से काम लिया है और जिन्होंने उनको चलाया और खुद चलने की उसमें कोई यानी ताकत है ही नहीं। अब उनके पसे पुश्त जो कुव्वतें थी वो भी समझ गए कि यार ये तो मुल्क तबाह कर रहे हैं, ये तो बड़े नालायक किस्म के लोग हैं, नाअहल किस्म के लोग हैं। और मौलाना फजल रहमान ने जो कुछ पहले कहा था वो भी समझ गए कि यार मौलाना सब सही कह रहे हैं। तो इसी बुनियाद पर वो जरा पीछे हट गए तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम सामने आ गए और अवाम ने अपना फैसला भी सुना दिया और पीटीआई को सबक भी मिली। लेकिन यहाँ जो कुछ उन्होंने किया जी। धांधली के हवाले से बहुत कुछ किया और उन्होंने इलेक्शन के जमाने में
जो फंड्स का इस्तेमाल किया, जो हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल किया, आप हैरान हो गए सना कि ये क्या सूरत हाल है। ये यानी इंसाफ का नाम लेने वाला, ये तहरीकी इंसाफ नहीं, मैं उनको कहता हूँ कि अरबी में एक तहरीक है, ये तहरीक है, ये तहरीक इंसाफ है। इंसाफ को पाड़ने वाले हैं, इंसाफ को जलाने वाले हैं, और इंसाफ का जनाजा उन्होंने निकाल दिया। मुफ्ती साहब, तो यानी कि समझा जाए कि धुंध छट गई है, ये समझ लिया जाए ना कि धुंध छट गई है, अब शफाफ ही होंगे इंतखाबात। जी मैंने कहा धुंध छट गई है, यही समझा जाए, अब शफाफ होंगे इंतखाबात। देखो, असल में अवामी कुव्वत इतने रैज़ो गज़ब में आए हैं कि अगर वो दांधली करते हैं तो वो नाकाम बनाते हैं। शफाफ नहीं है, शफाफ तो अवाम ने अपनी ताकत से बना दिए हैं, क्योंकि इस बार फौज की मुदाखलत नहीं थी पोलिंग स्टेशनों पे, और फौज बहुत दूर बैठी थी, कहीं कहीं दूर नजर आ रही थी, ना अंदर थी ना पोलिंग स्टेशन के दरवाजों पर खड़े थे। तो अवाम ने फिर अपना फैसला तो खुद भी सुना सकते, इतने कमजोर तो नहीं है अवामी कुव्वत। तो अवामी कुव्वत के सामने ये लोग, ये पीटीआई जैसे लोग ये तो बेबस हो गए। उन्होंने कत्ल मकदूर कोशिश की, तो कोई शक नहीं, अब भी ये कोशिश करें। मुझे बहुत से अफसरों ने कहा, आरओज ने कहा और दीवारों ने कहा, क्योंकि ये डीसी और ईसी बेचारे होते हैं, वो कहते हैं कि हमें बहुत तंग कर रहे हैं और हमारे ऊपर बहुत दबाव है। अब उनको ये जो हानिश अफसर है वो कहते हैं कि हम दबाव कबूल नहीं करते, लेकिन वो दबाव डालते हैं उन पर कि खुदा रहा हमारे साथियों को बचाए, खुदा रिकवरी चेकिंग के हवाले से, रिकॉर्डिंग के हवाले से, और ये उन्होंने ठीक है, यानी कि प्रेशर टैक्टिक्स अभी भी हैं लेकिन डिस्टेंस भी है। जी ठीक है, मैं आप पास आऊंगी। बलोच साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये बात कर रहे हैं कि बेसाखियों के सहारे चली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपने जोर पे नहीं चल सकती, तो क्या बेसाखियों की जरूरत नून लीग को भी है कि मुज़ाकरात तक बात पहुंच गई है? क्योंकि आपकी वाज़ेह पोजीशनिंग नजर आ रही है आपके लीडर्स की मुज़ाकरात की तरफ, और मेरा ख्याल है थोड़ा सा कोई बातचीत भी हो रही है। फरमा दीजिएगा क्या आप समझते हैं? देखें, हमें कतई तौर पर बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक अवामी पार्टी हैं और हम अवाम के वोट पर यकीन रखते हैं अल्लाह ताला के फजल व करम के बाद, और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अवामी मैंडेट लेकर आए हैं। और ये जो देखें, ये एक जो जद्दोजहद पीडीएम के प्लेटफार्म से स्टार्ट हुई और जिसकी बुनियाद आपको पता है कि मतलब यही थी कि, और उसके आज भी जो गर्दो गायत है वो यही है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती हो, पाकिस्तान में शफाफ इंतखाबात हों, पाकिस्तान में जो है वो वोट चोरी और इलेक्शन चोरी करने का जो कल्चर है उसका ख़ात्मा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर तमाम इदारे अपनी डोमेन में रहकर और वो मुक़्तदर हल्के जो पार्टियां तोड़ते और बनाते हैं, जो लोगों की वफादारियां तब्दील करते हैं, वो इन तमाम चीज़ों से बाज आ जाएं और अपनी डोमेन में रह के काम करें, तो यही पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। इसी किस्म का पाकिस्तान ही तरक्की करेगा, वही कायदे आज़म का पाकिस्तान है। ये नहीं है कि तो यही समझाने के लिए लंदन में मुलाकातें हो रही हैं सर, क्या यही मैंडेट समझाया जा रहा है? लंदन में मुलाकातें जो हो रही हैं, क्या यही समझाया जा रहा है कि ये करें? नहीं, देखें नहीं, मुलाकातें आप जिन मुलाकातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, बुनियादी बात एक ही है। मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, हम सिर्फ यही चाहते हैं, हमारे कायदीन का भी यही मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान में कानून और आइन की बालादस्ती चाहते हैं। हम सियासत में जो है वो मतलब है मुक़्तदर हलकों का जो मुदाखलत है, हम उसके दरवाजे बंद करना चाहते हैं, ताकि कोई जिस तरह से आरटीएस सिस्टम के ज़रिए से इलेक्शन पहले चुराया गया था, आने वाले वक्त में किसी ईवीएम मशीन के ज़रिए ना चुराया जाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, उसके बाद जो नताइज भी आए उसको हम तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब भी इस मुल्क में बार बार तजर्बात किए गए, पाकिस्तान की 72 साल आप भी एक तजुर्बा ही थे, उसके बाद ही आप उभर के एक अवामी पार्टी बने। आप भी एक तजुर्बा ही थे सर, माजरत के साथ, आप भी एक तजुर्बा ही थे, उसके बाद आप अवामी पार्टी बने। नहीं सना, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। हमारी 3 से 4 बार हकाम, सर पहली दफा तो आप तजुर्बा ही थे। आपको जनरल का वो काकड़ वाला टाइम भी याद होगा। उसके बाद नहीं, पहली दफा देखें, वो तो उस वक्त आपको पता है कि मुल्क में आज़ाद इलेक्शन हुए थे,
मार्शल चले लॉ सर, लगा ये हुआ बड़ी था, अच्छी कोई बात पार्टी आपने भी कर दी। इसके सॉरी, ऊपर वक्फे का इलेक्शन वक्त हो रहा है। नहीं बलोच साहब सॉरी, मेरा 88 प्रोड्यूसर के साहब बाद मुझे आप देख लें कि दोबारा वक्फे का- मियां नवाज शरीफ साहब फिर वजीर आला मुंतखब हो। ठीक है सर, मैं यहाँ पे एक वक्फा लूंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके ऊपर निशानदेही हमने इस वक्त की है वो यही है कि आप चाहे जितने मर्जी सालों का एक पूरा वो बना लीजिए फ्यूचर, लेकिन होता वही है जो एक्चुअली अवाम का हक है वो अवाम ले ही लेती है, और मैंडेट देने का हक सिर्फ अवाम का ही होता है। ये बात याद रहे जो 10-10 सालों का तजुर्बा बनाते हैं। यहाँ पर लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद आएंगे तो फैसल वावडा साहब का जो फैसला है वो आज महफूज कर लिया गया है। क्या होगा फैसला, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू फॉर कमिंग बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं जी मुफ्ती शकूर साहब, हसन मुर्तज़ा साहब और अली बलोच साहब। मैं हसन साहब आपके पास आऊँगी डायरेक्टली, क्योंकि वक्त भी कम है। मैं चाहूँगी आप ज़रा तेज़ जवाब दे दें, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी बात भी पूरी रखूँ। मैं ये बता दीजिएगा कि पंजाब में आप कह रहे हैं खान साहब कि वो खुद अब सब चीज़ें मॉनिटर करेंगे, टिकट के डिस्ट्रीब्यूशन हो या तमाम तर चीज़ें जो होंगी। आप समझते हैं पंजाब में अब टफ टाइम देगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या ये कोशिश बेवजह है? देखिए जी, मैं तो उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस चीज पे नोटिस लिया है, क्योंकि आज जिस चीज पे भी उन्होंने नोटिस लिया है उसका बेड़ा गर्क ही हुआ है। और उम्मीद है कि इस पीटीआई के ताबूत में जो है आखिरी कील वो खान साहब ने इस नोटिस के बाद खुद ही वो ले ली है, और अब कोई उम्मीद नहीं है पीटीआई को बचाने की, क्योंकि पीटीआई आज भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि वो अपनी जबान की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपनी दोगली पॉलिसियों की वजह से, अपने झूठ की वजह से अनपॉपुलर हुई है। लोगों ने उस पर एतमाद नहीं किया। जिस हल्के का अभी जिक्र हो रहा था, जिसमें 15,000 और 25,000 और 34,000 की बात हो रही थी, मैं समझता हूं कि जो खान साहब का कैंडिडेट था पीटीआई का, वो कह रहे थे दोनों हमारे हैं, वो अपने कैंडिडेट से भी हार गए हैं। उन्होंने 15,000 लिया है। इसका मतलब है कि लोगों ने वो बयानिया कबूल नहीं किया। और केपी के अंदर तो मैं समझता हूं कि जो बॉर्डर की दूसरी तरफ हालात हैं या जो तब्दीली आई है उसके असरात भी हैं। और पंजाब तो वैसे ही पहले भी उन्होंने छीन के लिया हुआ था, उनके पास अददी ओके हसन साहब, मुझे बता देगा फैसल वावडा साहब का आज फैसला महफूज हो गया। 23 समातें हुई हैं आज, 23वीं समात थी। आप क्या फरमाइएगा, अब भी फैसला महफूज होना चाहिए था, और क्या फैसला आने की आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या होगा? वावडा साहब तो किसी हवाले से भी जो है वो अहल नहीं है, वो तो नाअहल है। वो चाहे उन्हें इलेक्शन कमीशन नाअहल कर दे, और बाकी वो कौम के सामने भी जो है उनकी अहलियत को कोई तस्लीम ही नहीं करता। वो तो बिल्कुल नाअहल शख्स है। वो सर आप कह रहे हैं नाअहल, वो तो कह रहे हैं कि आप लोग सारे नाअहल हैं। वो तो आपको बता रहे हैं कि 200 रुपए का पेट्रोल भी होगा तो लोग लाइनें लगा के खड़े होके खरीदेंगे, क्योंकि पेट पे पत्थर बांध के ये कौम चलती है। जी सर, मैं मुफ्ती साहब आपके पास आऊंगी। मुफ्ती साहब, से आप अकलमंदी वाली बात समझते हैं जो वो कह रहे हैं? नहीं सर, मैं तो अकलमंद, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली? सर ये तो अवाम नहीं जज करना। आप सबसे बड़ी जज है। अच्छा नहीं सर, मैं नहीं होना चाहती। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगी। ये सेकंड फेज जो होने वाला है, अगर टिकट इंतखाबात या टिकट के रद्दोबदल होता है बांटने में, तो क्या JUIF को इसका नतीजा देखना पड़ेगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी या बेहतर पोजीशन रखेगी? सर यहाँ उन्होंने जो उनके सीनियर लोग हैं और इमरान खान साहब की सीटें हैं, उन्होंने जो सीट बांटे हैं उनमें उन पर जमानत जब्त हुई है। और मेरे ख्याल के में ये अलियामीन साहब उनका कितना करीब तरीन दोस्त है। उसने जिसको टिकट दिया था वो 7वें नंबर पर है, तो यानी आखिरी नंबर पर है। उससे पीछे अगर कोई और होता उसे भी बाद में वो होता। तो ये शुक्र है कि इमरान खान साहब ने नोटिस लिया। मेरे दूसरे साथी ने भी यही फरमाया। पाकिस्तान का बेड़ा तो इन्होंने गर्क कर दिया, तो इंशाल्लाह इलेक्शन का बेड़ा भी गर्क कर देगा। पहले ये सेटअप उन्होंने खुद नहीं बनाया था, जो जिस वक्त उन्होंने ये इलेक्शन जीता था। ये सेटअप उनके लिए किसी और मखलूक ने, खलाई मखलूक ने सेटअप बनाया था। अब अगर इमरान खान को ये चीज, सर अभी भी सेटअप वही बना रहे हैं, मुझे तो लग रहा है स्टेज भी वही सेट कर रहे हैं। जी मैं आपका चाहूंगी पॉइंट ऑफ व्यू। सर अली बलोच साहब, आप फरमा दीजिएगा कि क्योंकि मरियम नवाज ने भी कहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, तो कहाँ जा रही है, कब जा रही है, ये भी फरमा दीजिए। और हम मार्च 23 सुन रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ होने वाला है सर? देखें, सूरत हाल ये है कि वो मरियम साहिबा ने बिल्कुल ठीक कहा है कि मतलब है कि तब्दीली वहीं पर जा रही है जहां से आई थी।
اور جتنا ان کا کاٹ تھا انشاءاللہ تعالی یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے ثنا کہ انہوں نے پاکستان کا بہت نقصان کیا ہے. مطلب ہے کہ پاکستان کا معاشی نقصان کیا, پاکستان کا سیاسی نقصان کیا, پاکستان میں کرپشن کو بڑھاوا دیا, پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا, ترقی کی راہ پر گامزن جو پاکستان تھا اس کو انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بڑے قرضے لے کر جو ہے وہ مقروض کر دیا اور آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا, بلکہ آئی ایم ایف کے پاس گروی رکھوا دیا. تو یہ پھر یہ اسی بات کی اگر یہی تبدیلی تھی تو پھر مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ تجربات پاکستان میں اس طرح کے ناکام تجربات ہی ہوئے ہیں. اور پھر اچھا حسن صاحب نہیں ہے, مفتی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ آپ بتا دیجئے گا کہ کیا ہونے والا ہے, اب 23 مارچ تک کا انتظار ہوگا یا پہلے کچھ ہوگا, کچھ فرما دیجئے کیا ہوگا. جو صورتحال ہے میرے خیال میں ملک بالکل چلنے کے قابل نہیں ہے. معاشی طور پر ہم ڈیفالٹر ہو رہے ہیں اور $1 ارب کے لیے آئی ایم ایف کے جو شرائط انہوں نے قبول کیے ہیں وہ ہم سوچ نہیں سکتے. اچھا مفتی صاحب سوری میرے پاس وقت کم ہے, میں آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ الگ خیمہ لگائے گی, زرداری صاحب الگ خیمہ لگائیں گے, کیا یہ خیمے مل سکتے ہیں؟ پی ڈی ایم میں واپسی ہو سکتی ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے ہمیں. دیکھو ہماری تو کوشش تو یہی ہے کہ حزب اختلاف ایک ہی پیچ پر ہو, اور اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو یہاں دروازے کسی کے لیے بھی بند نہیں ہے. ہمارے دوست ہیں, ہمارے ساتھ اسمبلی میں بھی شریک چل رہے ہیں, تو انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے, کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کو دھانے پر پہنچا دیا ہے ان کو پاکستان سے باہر پھینک دینا ہے, گندی انڈے کی طرح باہر پھینک دینا ہے, یہ ضروری ہے. تو یہ اور اس پر میرے خیال میں اختلاف متفق ہے, پیپلز پارٹی بھی اور مسلم لیگ نون بھی اور ساری قیادتیں جو ہیں اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کو رہبر مانتے ہیں ماشاءاللہ, اور تمام لیڈروں کی ہم قدر جانتے ہیں. ٹھیک ہے مفتی صاحب بہت شکریہ, سوری قطع کلامی معاف, وقت کی کمی ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. علی بلوچ صاحب آپ کا بہت شکریہ, حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, لیکن ایک اگر حزب اختلاف نے آنا ہے اور اگر اپوزیشن نے کوئی خیمے لگانے ہیں تو میرا خیال ہے اکٹھے ہونا ضروری ہے. کیا ایک پیج پہ اپوزیشن آ پائے گی یا نہیں, ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. کیپ واچنگ 24 نیوز HD اینڈ وی ول سی یو ٹمارو.